नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ अवेयरनेस के कार्यक्रम सेहत आपकी में। रखते हैं ख्याल हम आपकी सेहत का और करते हैं जागरूक आपको आपकी सेहत के प्रति, और हर अंक में लेकर आते हैं एक नया विषय। इसी क्रम में आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का विषय। और आज का हमारा विषय है बच्चों में कमजोर आंखों की समस्या। जी हां, आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होने के साथ ही बेहद नाजुक भी होती हैं। इनका बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें ख्याल रखना चाहिए, और अगर हम बात करते हैं बच्चों की तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे बच्चों में कमजोर आंखों के कौन कौन से कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, और कौन कौन सी विधियों को, किन किन उपायों को अपनाकर हम इन्हें रख सकते हैं सुरक्षित। तो ऐसी बहुत सी जानकारियां लेकर आए हैं आज के अपने इस अंक में अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो आइए सबसे पहले अपने एक्सपर्ट से हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ है आई सर्जन डॉक्टर एस.के. तिवारी, सिविल हॉस्पिटल लखनऊ से। डॉक्टर एस.के. तिवारी जी, कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दर्शकों को भी नमस्कार। साथ ही हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज सिंह। डॉक्टर पुष्पराज, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार दर्शकों। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारा होता है लाइव फोन इन कार्यक्रम। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के विषय से संबंधित यदि कोई जानकारी आप हमसे पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमें कॉल करें और आज के विषय से संबंधित प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स इस प्रकार हैं: 0522 4015 एक और नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522 220 5756। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करें और आज के विषय से संबंधित आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। जब तक हमारे दर्शक हमसे जुड़ते हैं, हम चलते हैं आज के विषय की ओर। और आज का हमारा विषय है बच्चों में कमजोर आंखों की समस्या। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.के. तिवारी जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसा कि आज का हमारा विषय है, कि बच्चों में आंखों के कमजोर होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? बच्चों की आंखें कमजोर, एक तो बनावटी आंख की कैसी बनावट है। अगर बड़ी आंखें हैं तो हो सकता है वो मायोपिक हो, छोटी आंखें हो हाइपरमेट्रोपिक हो सकता है। एक तो आंख की साइज, दूसरे पुतली की साइज, ये दोनों बहुत मायने करती हैं आंख की संरचना में। दूसरा, अगर वो प्रेगनेंसी के दरमियान मदर ने कोई ड्रग्स लिया है, बहुत एक्सरेज हुए हैं, या खान पान ठीक नहीं रहा, उसकी नींद नहीं पूरी हुई है, तो उस पे भी आंखें, छोटा बच्चा जो पैदा होगा वो जन्मजात ही वीक होगा और उस हिसाब से उसकी आंखें भी वीक होंगी। दूसरा, अब जब वो पैदा हो जाता है तो उसका जो वीनिंग हम जिसको कहते हैं, उसको अन्नप्राशन संस्कार भी आप कहते हैं, वो कब करना चाहिए? अमूमन वो 6 महीने पे कर देना चाहिए। और 6 महीने के बाद उसको कुछ मैशेज फूड देना चाहिए जिससे कि उसकी भरपाई होने लगे। मदर का मिल्क के साथ साथ दूध भी देना चाहिए, केला मसल के, आलू मसल के, उसमें नमक मिला के, ये सब चीज़ें देना शुरू कर देना चाहिए। कभी कभी गरीबी की वजह से ये चीज़ें वो बच्चों को नहीं दे पाते पौष्टिक आहार, और कभी कभी फास्ट फूड और इस सब को चखाते रहते हैं लेकिन ये चीज़ें नहीं अपनाते हैं। उससे भी कालांतर में उसकी आंखें बच्चे की कमज़ोर हो सकती हैं। बीमारियां, बहुत सारी ऐसी बचपन में बीमारियां, बहुत सीवियर डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चा पूरा अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थता की कंडीशन में भी आंखें ख़राब होने का भी डर रहता है और कमज़ोर होने का भी डर रहता है। रिकेट्स एक बीमारी होती है जिसमें विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, उसमें अमूमन आंखें सूखने लगती हैं, सूख जाती हैं, तो वो एक तरह से डैमेज ही हो जाती हैं। किसी तरह की उसके और बड़ा होने पर खेल के समय किसी तरह की आंख पे चोट लग जाए, पुतली डैमेज हो जाए, तो भी उसकी आंखें खराब हो सकती हैं। लेकिन जो आपने पहली बात कही कि किन किन कारणों से कमजोर होती हैं, कमजोर को हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव एरर से, दृष्टि दोष से। तो दृष्टि दोष 3 तरह का बेसिकली होता है। एक होता है मायोपिया, जिसमें बच्चा दूर का साफ नहीं देखता, एकदम नजदीक का देख पाएगा, दूर का साफ नहीं देख पाएगा। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, जिसमें कि वो दूर का साफ देखेगा, नजदीक का साफ नहीं देख पाएगा। और एक उम्र की वजह से होती है, जो हम सबको होती है 40 के बाद, जैसे मेरे हाथ पैर घुटने कमजोर होने लगते हैं, उसी तरह 40 के बाद आंखों की हमारी पुतली
जो काम करती है सिकोड़ के वो अपनी पावर बढ़ा लेती है आंख और हम पढ़ लेते हैं, वो दिक्कत होने लगती है। तो हमारे पास अक्सर मरीज आता है कि साहब हम सुई में धागा नहीं डाल पाते, हम किताब अब अक्षर ठीक से नहीं पढ़ पाते, हाथ दूर करके हमको पढ़ना पड़ता है। उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि, बुढ़ापे का। इसको रोग नहीं मानते, बल्कि ये कह लीजिए कि एजिंग प्रोसेस है, एज की वजह से ऐसा होता है। जैसे कि मोतियाबिंद भी उसी से होता है, ज्यादातर मोतियाबिंद एजिंग प्रोसेस से होता है। और जब वो होने लगता है तो एक बार दृष्टि पुनः नजदीक वाली वापस आ जाती है, दूर वाली खराब हो जाती है। तो ये कारण होते हैं। जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर पुष्पराज। डॉक्टर साहब, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे माँ बाप को हो सकता है मोतियाबिंद हो सकता है और भी बीमारियां हो सकती हैं, तो ये क्या एक रीजन हो सकता है कि वो बच्चों में भी हो जाए? हाँ, अगर पेरेंट्स को अर्ली मोतियाबिंद हुआ है उनके बचपन में, तो बच्चों में भी जल्दी होने का खतरा रहता है। लेकिन हाँ, कुछ बीमारियां और जैसे कि काला मोतियाबिंद, जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं, अगर पेरेंट्स को ग्लूकोमा है तो बच्चों में ये होने की बहुत ज़्यादा कई गुना संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम ऐसे पेरेंट्स को जिनको ग्लूकोमा है हमारे क्लिनिक में आते हैं, उनको हम ग्लूकोमा के बारे में बताते हैं कि ग्लूकोमा एक ऑप्टिक नर्व डिजीज़ है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व हमारी आँखों से ब्रेन को कनेक्ट करती है। हमारे आँखों में लेंस और लाइट डालते हैं पर्दे पे, पर्दे से उस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को लाइट जाती है। तो ग्लूकोमा जो है इस ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करता है। तो अगर इसमें डैमेज जो होता है वो परमानेंट होता है। ये बहुत ही खतरनाक साइट थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। तो हम ऐसे पेरेंट्स को ज़रूर समझाते हैं कि अपने बच्चों को ले आइए, स्क्रीन कराइए। हम उनकी ऑप्टिक नर्व का फ़ोटो रखते हैं, और जैसे ही हम देखते हैं कोई बच्चा छोटा होता है, फिर 4 साल बाद कैसे होगा, 5 साल बाद कैसे होगा, 10 साल बाद कैसे होगा, उसी तरह उनकी ऑप्टिक नर्व का फ़ोटो रख करके हम लोग जो है हर एनुअली चेक करने की सलाह देते हैं, ताकि जो है अगर पेरेंट्स में ग्लूकोमा है तो बच्चों में ग्लूकोमा जो है अगर जल्दी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट के साथ हम उसकी आई साइट को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कौन है। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम है नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी से। जी नंद स्वरूप जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि तो बच्चा जन्म लेता है तो हम कैसे इसकी पहचान करेंगे कि बच्चे की आंखें नेत्र सही सलामत है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, नंद स्वरूप जी हमारे एक रेगुलर श्रोता दर्शक हैं, उन्होंने जानना चाहा है कि अगर बच्चे की आंखें कमजोर हो रही हैं तो कैसे पता करेंगे कि बच्चों की आंख में कुछ प्रॉब्लम है? नंद किशोर जी, आप ध्यान से बच्चे को वॉच करिए। बच्चा अगर भाग के टीवी देखने आगे जाता है, पीछे बैठ के सिराने बैठ के आपकी तरह नहीं देखता है, तो समझ लीजिए उसको साफ नहीं दिखाई देता, और इस बीमारी को मायोपिया कहते हैं या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर बच्चा स्कूल से गलत ब्लैक बोर्ड से नोट करके ले आ रहा है, जो मैडम ने लिखा है उसको गलत नोट कर रहा है, तो उसको डांटना नहीं कि तुमने गलत किया है। पूछो कहाँ बैठे थे, आगे बेंच पे बैठे थे कि पीछे के बेंच पे बैठे थे। अगर वो पीछे के बेंच से बैठकर गलत नोट कर रहा है या सवेरे भाग के जाता है आगे की बेंच पे बैठने के लिए कि ताकि उसको दिखाई दे, तो समझ लीजिए उसको दृष्टि दोष है। अगर बच्चा आंख बहुत मलता है, पढ़ रहा, लिख रहा, मल रहा है बार बार आंखें, तो अमूमन नहीं मलना चाहिए। अगर मल रहा है तो उसको चेक कराइए जाके आई सर्जन से कि क्या है, और हम लोग फिर उसको प्रॉपरली चेक करके देखते हैं कि कौन सी इसके रेफ्रेक्टिव एरर या दृष्टि दोष है, दूर का या नजदीक का। इन हरकतों से बच्चे के आप उसको जान सकते हैं कि इसकी आंखें ठीक हैं या नहीं ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर पुष्पराज। ये एक तरीके का लक्षण है, तो और कौन कौन से लक्षण दिखते हैं अगर बच्चे की आंखें कमजोर हो रही हो तो? हाँ, बहुत सारे लक्षण होते हैं। अगर हम शुरुआत करें बहुत छोटे बच्चे से, अगर आपका बच्चा 1 साल के नीचे है और उसको हमें देखना है उसमें रोशनी है या नहीं है, बहुत कई सारे लक्षण होते हैं। पहला तो ये है कि बच्चे में अगर आप तीव्र लाइट डालें, अगर बच्चा उस लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या आप टॉर्च लाइट से उसको दाएं बाएं दिखाएं, अगर वो उस लाइट कमांड को फॉलो नहीं करता है,
आँख को बंद नहीं करता है, या अगर आप देखते हैं कि बच्चों की आँखों में कुछ वाइट रिफ्लेक्स आ रहा है जो कि कंजेनिटल मोतियाबिंद या कुछ और बीमारियों के लक्षण होते हैं, या आँखें डांस कर रही हों जिसको हम लोग निस्टैग्मस कहते हैं, या अगर आप नोटिस करते हैं कि आँखों में जो है भेंगापन आ रहा है, तो ये सारे लक्षण हैं 1 साल के बच्चों के नीचे की आँख की रोशनी में कुछ तो गड़बड़ है। अगर बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, थोड़ा पढ़ने लिखने लायक हो गए हैं, तो जो है आप उनको नोटिस करिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लैक बोर्ड से अगर टीचर कंप्लेन करते हैं या नहीं उसको समझ में आया क्या लिख के लाया वो, और इसके अलावा भेंगापन आ रहा है ऐसे बच्चों में, बच्चे सिकोड़ के आंखें देख रहे हैं दूर की चीज़ों को, और बड़े बच्चों में भी अगर आप वाइट रिफ्लेक्स ऐसा कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि मोतियाबिंद या पर्दे के खिसकने जैसी बीमारियां होती हैं, तो उनका हम लोग अर्ली डिटेक्शन करके ट्रीटमेंट करके जो है उनको करेक्ट किया जा सकता है। जी, ये तो आपने 1 साल के बच्चे की बात की। आगे की हम बात करते हैं। एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी सर, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरा नाती है 12 साल का, वो मोबाइल ज्यादा देखता है, उसकी आंखों में भेंगापन आ गया है, और मेरी उम्र है 70 वर्ष, मेरी आंखों की सूजन रहती है और डायबिटीज है मुझे, तो ये दोनों प्रश्न के जवाब मुझे चाहिए मैडम। जी डॉक्टर साहब। जो बच्चा आपका भेंगापन जिसको महसूस हो रहा आपको देखने में, तो ज़रूर उसकी आंख कमज़ोर हो गई है और मोबाइल में लगा रहता है, लैपटॉप पे लगा रहता है, टीवी पे लगा रहता है। ये आजकल आम बात हो गई है और ये गलत बात है। आप पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को मोबाइल, लैपटॉप थोड़ी देर के लिए ठीक है, टीवी देखता है, करता है, ये सब नहीं करना चाहिए। मोबाइल पे वो कोई रामायण नहीं पढ़ता है, मोबाइल पे वो सिर्फ गेम्स देखता है और चीज़ें देखता है। हाँ, बड़ा हो जाता है, आजकल 10 साल 12 साल के बच्चों की टीचिंग कोरोना पीरियड में तो खास करके मोबाइल पे उनके टीचर पढ़ाते थे, वो तो मजबूरी थी, वो देखना चाहिए, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो बच्चों में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। और ये जो ज़्यादा टीवी और मोबाइल और इसका असर है, इसको हम लोगों ने एक नाम दिया है, उसको कहते हैं CVS सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये बड़ों में भी होता है, बच्चों में भी होता है, और उसमें हरदम आंखें मलने की ज़रूरत पड़ती है कि रगड़ लें तो शायद साफ दिखे, धो लें तो शायद साफ दिखे, डॉक्टर साहब कोई ड्रॉप बता दीजिए तो शायद हमें साफ दिखे। उसका सिर्फ रीज़न ये होता है कि जब हम टीवी लैपटॉप पे लगते हैं तो हमारी जो नॉर्मल ब्लिंकिंग प्रोसेस है, जो हम ऐसे आंख पलक हमारी अपने आप चलती रहती है, पूछना नहीं पड़ता कि इसको बंद करें खोलें, तो ये हमारे टीयर फिल्म को आंख के पुतली पे ले जाती है और लाती ही एक नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे हमारा हार्ट चलता रहता है, हम सांस लेते रहते हैं, वो कम हो जाता है। जब हम मोबाइल पे बहुत देर ऐसे देखते रहते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग कम हो जाती है। तो बड़ों को तो हम लोग समझाते हैं कि भाई थोड़ी देर में भी 20-20-20 एक फार्मूला है कि अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है, रिजर्वेशन काउंटर पे आप बैठे हैं, तो आपको करना ही करना है, और आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, पीछे वाले लाइन वाले गाली देने लगते हैं, तो आप उसमें 20 मिनट बाद थोड़ा सा आप अपनी आंखें इधर उधर करके दूर 20 फीट से दूर की चीजें देख लीजिए थोड़ी देर, और फिर आप वो काम करिए। मतलब ब्लिंकिंग आप जानबूझ के करते रहिए, अन्यथा कंप्यूटर ड्राई आई होने लगती है और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बन जाता है। वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि उसको जिंदगी भर कंप्यूटर पर काम करना है। जी, और आपने बताया डायबिटीज, आपको डायबिटीज है, तो डायबिटीज में ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दो ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जो शरीर के किसी अंग को नहीं छोड़ती, और वो आंखों को भी नहीं छोड़ती। आंखों में खास करके लेंस और पर्दे को नहीं छोड़ती। लेंस हमारे एक ईश्वर की तरफ से दिया हुआ एक लेंस पीछे लगा रहता है, जिससे हम देखने का काम करते हैं। उसमें मोतियाबिंद आने लगता है, डायबिटीज वाले लोगों को जल्दी आने लगता है। मोतियाबिंद तो एक उम्र का भी बीमारी है, 40 के बाद थोड़ा बहुत होने लगता है, ये जरूरी नहीं कि सबको हो ही जाए, लेकिन हाँ 40% लोगों को होने लगता है। डायबिटीज वालों को पहले होने लगता है। और दूसरी उससे भी गंभीर डायबिटीज वालों के लिए रेटिनोपैथी, जो हमारा पर्दा है वो खराब होने लगता है, और वो हम तभी ठीक रख सकते हैं जब हम जागरूक रहें कि मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल रहे, आई सर्जन से पर्दे की जांच बराबर कराते रहें, तो इन सब चीज़ों से हम अपने पर्दे को हेल्दी रख सकते हैं।
फिर भी अगर आपके कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पर्दे खराब हो गए हैं, तो आजकल बहुत तकनीक बढ़ गई है, हम उसको ऑपरेट करके ठीक करते हैं, उसको लेजर डाल के ठीक कर देते हैं। तो इन सब चीजों से भी रोशनी सुरक्षित रखी जा सकती है। बहुत अच्छी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स हम सबसे साझा कर रहे हैं। और एक और दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए प्लीज। हम देवी मिश्रा बोले बाराबंकी से। जी, हमारा फिर जैसे होली का मौसम है, आंखों में रंग चला जाता है और दीपावली पटाखा चला तो वो भी आंखें के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए क्या करें? जी, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न इनका ये है कि जैसे होली आती है तो आंखों में कलर चला हाँ, जाता है, या और दिवाली में पटाखे चले जी। जाते हैं। देखिए, पटाखा अगर आंख के पुतली को हिट कर देता है, अगर पटाखा दगा और बंद हो गई आंख और पलक पे कुछ जल गया थोड़ा सा, तो कम गंभीर समस्या है। लेकिन अगर उसने पुतली को डैमेज कर दिया तो हम इसे परमानेंट डैमेज मानते हैं, क्योंकि वो ठीक करने के लिए हमें आंख डोनेटेड आई, जो दान की आंख है, उसकी पुतली निकालकर डॉक्टर साहब जानते हैं, फिर वो पुतली बैठाई जाती है और वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। भारतवर्ष में हमारे यहाँ पुतली दान करने का रिवाज नहीं है। लोग मर जाते हैं और फादर उनके पेरेंट बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स को ले जाके जला देते हैं। श्रीलंका में एक रिवाज है, एक धर्म है कि सबसे पहले वो माला चढ़ाने से पहले दोनों कॉर्निया निकलवाते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट हैं और उनको ये शिक्षा दी गई है कि इसको दान किया जाए। दान करते हैं तो हो जाता है। बहुत सारे लोग पुतली पे सफेदी आने जैसे कॉर्नियलोपेस्टी करते हैं, कहते हैं, उससे परेशान रहते हैं। पटाखा, और ये तो आपने अच्छा इंगित किया, रंग जो डालते हैं उसको इमीडिएटली, आप कहीं डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, खूब पानी से वॉश कर दीजिए, दूध से वॉश कर दीजिए। तो जो कुछ उसमें पटाखे का टुकड़ा है या पटाखे का बारूद है वो कम से कम निकल जाए, और जितना तत्काल हो सके वो हम आई सर्जन्स को जहां आपके नियरेस्ट मौजूद हों उनको दिखा लीजिए। एक और बहुत चीज मैं बता देना चाहूंगा, बहुत ही खतरनाक बच्चों के लिए होती है, वो आप जो खैनी खाते हैं उसकी खैनी का जो चूना होता है, अगर चूना आंख में गया तो वो पुतली को बहुत तगड़े से डैमेज करता है, वो भी एक तरह से फिर लाइलाज हो जाता है। तो कम से कम अपनी चुनौती दूर रखिए भाई। जी, बहुत अच्छी जानकारी। डॉक्टर साहब, फरवरी महीने को हम लो विजन अवेयरनेस मंथ के रूप में जानते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हाँ, फरवरी में हमारे जो है पूरे विश्व में जो है इसको लो विजन अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो फर्स्ट हम जानें कि लो विजन क्या होता है। लो विजन वो विजन है जहाँ पे पेशेंट का जो विजन है वो आगे बढ़ता नहीं है, चाहे आप उसमें सर्जरी कर लें, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लें या कोई चश्मे से या किसी और विधि से बढ़ता नहीं है, उसका विजन बहुत ही कम हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी दैनिक दिनचर्या जो है काफ़ी कम हो जाती है। तो प्रायः जो है बुजुर्गों में ही ये होता है, बच्चों में भी लो विजन के कई कारण हो सकते हैं जी। और लो विजन बहुत ही जो है मैंने जैसे बताया ट्रीटेबल नहीं है। तो जो भी विजन है उसी विजन को हम इन्हांस करके मरीजों की लाइफ को जो है थोड़ा सा सुगम बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे लो विजन के ट्रीटमेंट हैं, क्लिनिक्स हैं। लो विजन 8 में करते क्या हैं कि जो है कुछ स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं, हाई मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं, कुछ विशेष VR कैमराज आजकल आने लगे हैं, जिसकी वजह से जो है जो भी उनका विजन है वो उसको जो है जो बचा हुआ है उसी को इन्हांस करके उनके दैनिक कार्य जैसे कि वे टॉयलेट जाना है, कुछ ईमेल लिखना है, कुछ पत्र लिखना है, भोजन करना है, उन सब ताकि उनके जीवन शैली है थोड़ा सा जो है बेहतर हो सके। जी, बहुत बढ़िया जानकारी। और डॉक्टर एस.के. तिवारी, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या उद्देश्य है, तो इस तरह से जनता को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? ये अभी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, दृष्टि बचाओ। अच्छा। दृष्टि बचाओ में ओवरऑल हम वर्क करते हैं, यानी कि छोटे बच्चों की जांच स्कूलों में जाके हमारी टीमें जांच करती हैं, उनको रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसका करेक्शन उनको देते हैं और निःशुल्क चश्मे बांटते हैं जी। अगर उनके और कोई बीमारी है, विटामिन ए डिफिशियंसी में कभी कभी बिटॉट स्पॉट दिख जाता है, बाद में कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको विटामिन की खुराक बराबर 6-6 महीने पे फ्री गवर्नमेंट की तरफ से पिलाई जाती रहती है बच्चों को।
उसके बाद उससे ऊपर के लोगों को, जैसे बुजुर्ग हैं 40 साल से ऊपर के जिन्हें पढ़ने का चश्मा चलता है लगता है, उनकी स्क्रीनिंग करके उनको भी निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाते हैं, वो हम इस अभियान के तहत देते हैं। तीसरा अभी एक जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब बीमारी का, ग्लोकोमा, जिसको हिंदी में सबलबाई कहते हैं, काला मोतिया कहते हैं। सबलबाई मोटे शब्दों में अगर हम आपको कहें तो आंख का प्रेशर, जैसे हार्ट का प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है, बढ़ गया, ऐसे आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है तो हमारे पर्दे की जो ऑप्टिक नर्व है, जो दिमाग को ले जाती है मैसेज कि यहाँ पे मैडम बैठी हैं या डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो बताती है, वो उस पे उसका खून का दौड़ा कम हो जाता है और वो मरने लगती है, सफेद होने लगती है, तो वो ग्लोकोमा होती है। ये ग्लोकोमा एक तरह की तो होती है, अचानक होता है, उसमें बहुत तेज दर्द होता है, हम उसको अच्छा मानते हैं इसलिए कि जैसे ही दर्द हुआ मेरे पास आ गया। एक होता है धीरे 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 रोशनी जाती जा रही। तो क्या ये बच्चों में भी होता है? बच्चों में भी होता है, कंजेनिटल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अगर मदर फादर को ग्लोकोमा है तो वी हैव गॉट 30 to 40% चांस की बच्चों में ये चला जाए, उनका भी हो जाए। जैसे रिफ्रैक्टिव एरर में है, मायोपिक मदर फादर में से कोई एक भी है या दोनों हैं, तो बच्चे भी मायोपिक होंगे, ऐसी संभावना बनी रहती, तो उनका चेकअप होते रहना चाहिए। और ग्लोकोमा एक बिल्कुल ब्लाइंडिंग डिजीज है, इस पर भी भारत सरकार की तरफ से हमारे काम हो रहे हैं कि हम हर एक का, जिसका भी जरा भी, बहुत सारी मशीनें हो गई, हर मशीन से चेक करते हैं, देखते हैं कि प्रेशर बढ़ा है कि नहीं, उसका एंगल कैसा है, उसका नर्व कैसी है, वो सब जांच करके उसका भी इलाज करते हैं। और उसका इलाज 3 तरह से करते हैं। पहले तो दवाइयों से करते हैं, अगर उसका प्रेशर कंट्रोल रहता है, चीजें स्थिर रहती हैं, अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर उसकी सर्जरी भी करते हैं और अगर सर्जरी भी थोड़ी सी कम असर दे रही है तो दवाई और सर्जरी दोनों, यानी दवा सर्जरी, सर्जरी दवा दोनों, इससे हम बचाने की कोशिश करते हैं कि जो भी रोशनी उसी अभी है ये कम से कम डेट्रिएट ना हो, जो हो गई वो हो गई। फिर आगे हम और बढ़ते हैं तो हमने बताया 40-50 के उम्र में हमारा लेंस भी थोड़ा, लेंस पारदर्शी होता है जो ईश्वर ने लगा रखा, पारदर्शी लेंस धीरे धीरे अपारदर्शी होने लगता है। अपारदर्शी इसलिए होने लगता है कि जैसे हमारे गालों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, घुटने चलने में दिक्कत करने लगते हैं, बॉडी वीक होने लगती है, वैसे ही वो लेंस वीक हो जाता है, उसको जो भोजन मिलता है वो कम मिलता है, तो वो पारदर्शी नहीं रह जाता, वो अपारदर्शी होने लगता है। इस अपारदर्शी लेंस को ही हम मोतियाबिंद, कैटरेक्ट ये कहते हैं। बहुत अच्छी जानकारी। और ये बहुत ही मोतियाबिंद ही एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम ऑपरेशन तकनीक से 100% रोशनी, यदि उसका पर्दा ठीक है, हम उसको 100% रोशनी लौटा देते हैं विद इन आवर्स, घंटे भर में। जैसे ही ऑपरेट हुआ उसकी रोशनी लौट आती है। तो उस पर बृहद रूप से भारत सरकार की तरफ से कैंप्स लगाए जा रहे हैं, चिन्हित किया जा रहा है, लाके हॉस्पिटल्स में सर्जरी की जाती है। डॉक्टर, एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए प्लीज। दीपक प्रजापति। जी दीपक जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अपनी आंखें नेचुरली ठीक कर सकता हूँ? नेचुरली? मेरे को मायोपिया है। जी जी, आपकी एज क्या है? मैं जानना चाहता हूँ क्या जी। ये 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स। जी दीपक जी की एज 20 दीपक भाई, आप 20 साल के हो गए हैं और आप मायोपिक हैं, कुछ आपका नंबर का पता है? -5 है, 4 है, 3 है, कितना है? मेरा -1.5 है। तो बहुत ज्यादा नहीं है। और इसको नेचुरोपैथी तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई गई है, पर नेचुरोपैथी से ये ठीक नहीं होगा। -1.5। हाँ, -1.5 आप लगाते रहिए। नेचुरोपैथी से ठीक होने की उम्मीद कम है और कोई टीयर ड्रॉप टाइप की चीज डाल लिया करिए, बाकी ये लगाना आपको चश्मा ही पड़ेगा। यदि आप इसे उतारना चाहते हैं तो हमारे बगल बैठे डॉक्टर साहब बताएंगे, लैसिक लेजर किया जाता है, जो लेजर से चश्मा उतार दिया जाता है। जी, तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे किन किन कारणों की वजह से आंखें कमजोर होती हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। साथ ही ये मंथ लो अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है, विजन के रूप में मनाया जाता है। और अब हम चलते हैं उपाय की ओर, ट्रीटमेंट की ओर। तो जानते हैं डॉक्टर पुष्पराज से कि किस किस तरह के ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम किसी बच्चे की बात करें और उसका डायग्नोज हो जाता है कि उसकी आंखें वीक हैं, तो स्टार्टिंग में हम किस तरह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं?
हाँ, जब भी जैसे भी पता चलता है बच्चों में लक्षण है कम रोशनी के, आप नए चिकित्सक के पास जाएं और वहाँ पे हम लोग उनका जो है दवा डाल करके उनके रिफ्लेक्सेस वगैरह को देख करके टेस्ट करते हैं। कुछ ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं जिनसे चश्मे का नंबर टेस्ट किया जाता है। तो इनिशियली तो हम तो बच्चों को जो है चश्मा ही प्रिस्क्राइब होता है। और जैसे सर ने कुछ देर पहले बताया कि लेजी आई हो जाते हैं, तो बच्चों में बड़ी कॉमन समस्या होती है। लेजी आई क्या होती है, कई बार जो है बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी एक आंख में विजन ही नहीं है जी। क्योंकि एक आंख अच्छी होती है, दूसरी आंख खराब होती है, उसे पता ही नहीं चलता। अभी रिसेंटली हमने देखा एक लेडी आई 60 साल में कि मुझे एक आंख से दिख ही नहीं रहा है और बहुत परेशान है कि जब हमने देखा पता चला सब कुछ तो नॉर्मल है, तो हमने जो उसको बताया आपकी आँख लीजिए बचपन से ख़राब है, तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए इसीलिए जो है जैसे सर ने बताया कि आजकल सरकार भी ऑपरेशन दृष्टि के तहत जो है बच्चों में स्क्रीनिंग कर रहा है। उसका पर्पज़ ही यही है कि हमें लेजी आई जैसे बच्चों को ढूंढना। तो अगर हम किसी बच्चे में लेजी आई डायग्नोस करके देख पाते हैं तो उनको पे हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो है पैचिंग बताई जाती है। पैचिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजीली नॉन सर्जिकल मेथड है और आराम से जो है जो भी आंख लेजी होगी जो नहीं दिख रहा है चश्मे के साथ, उसको बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी कुछ बच्चों में जो है मान लिया लेजी उससे ट्रीटमेंट नहीं होता है, भैंगापन आ रहा है, उसकी वजह से तो पहले भैंगापन भी सही करते हैं, फिर लेजी आई का ट्रीटमेंट देते हैं। जब बच्चे और बड़े होते हैं, जैसे बताया लेसिक लेजर के बारे में बात हो रही थी, दर्शक पूछ रहे लेसिक लेजर के करा सकते हैं जी। तो लेसिक लेजर की न्यूनतम आयु जो है 18 साल है और आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए। लेसिक जो ट्रीटमेंट होता है ये कोई नंबर रोकने के नहीं लिए होता है, ये कॉस्मेटिक टाइप का करेक्शन है। मीन्स जो है जब भी आप जिस उम्र भी आप लेसिक कराएंगे वो उसी समय का जो नंबर होगा वो उसको जो है 0 कर देगा। इसमें लेसिक लेजर में क्या करते हैं कि इसमें कोई लेंस वगैरह नहीं डलता है। लेसिक लेजर जो ट्रीटमेंट है वो आंखों में हमारी कॉर्निया जो काला पार्ट आप देखते हैं इसको कॉर्निया बोलते हैं, इसके आगे के स्ट्रक्चर को रीशेप कर देते हैं और इसका भी जैसे रिजल्ट बहुत ही प्रभावी होता है। जैसे सर ने बताया कि कैटरेक्ट का मरीज जो है 2-4 घंटे में देखने लगता है, तो लेसिक का मरीज को इमीडिएटली दिखने लगता है। जैसे ही वो लेजर रूम से निकलता है वो हमेशा उनका जो है यही रहता है, वाह मुझे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी चीज़ें दिख रही हैं जो है। तो बहुत ही प्रभावी टेक्निक है लेसिक जी। बहुत अच्छी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स हमसे साझा कर रहे हैं। दर्शकों, आंखें बहुत अनमोल होती हैं जिसका कोई मोल नहीं होता है और इसके लिए आपको कुछ टिप्स अपनाने चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है आज हेल्थ टिप्स के अंतर्गत। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल के अगर बच्चों की आंख की हम बात करें तो किस तरह की डाइट होनी चाहिए, घर वालों को किस तरह की डाइट उनको देनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण संक्षेप में बताइए डॉक्टर साहब। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर जो है विभाग हमारी क्लिनिक में पूछते हैं डॉक्टर साहब बच्चा कुछ खाता नहीं है, कुछ बताइए। तो मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि आँखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन ए, सी और डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन B12। तो विटामिन ए के सोर्सेज में लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, एग्स है जो आप दे सकते हैं बच्चों को जो है। और विटामिन सी के स्रोतों में जो है आप आंवला है, सिट्रस फ्रूट्स हैं और ओमेगा-3 फैटी एसिड के स्रोत में जो है आप अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप आलमंड्स दे सकते हैं, वॉलनट दे सकते हैं और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश दे सकते हैं। वैसे बहुत सारे मतलब एक लिस्ट बहुत लंबी है, चूंकि आपने संक्षेप में पूछा है तो ये संक्षेप में यही बहुत अच्छी जानकारी। और दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आपकी हेल्थ के प्रति अवेयर करते रहते हैं और फिर भी अगर आपके मन में कोई सुझाव है, कोई जानकारी आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के इन माध्यमों के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर एस के तिवारी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पुष्पराज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सारे क्वेश्चन